नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बहुत डिटेल में चीज़ें क्लियर की थी कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या वगैरह, ये सारी बातें मैंने सम विषम और अभाज्य वगैरह ये सब बताया था मैंने। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वीडियो है ये, ठीक है। तो अब देखो, हमें एट्थ क्लास का, हम अभी एट्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर का भी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद है ना 1.1 चालू कर दी जाएगी। दोस्तों, इसमें वही बोला गया है कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा रिजल्ट, हमें याद रखना है कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। हम दो परमेय संख्या ले लेते हैं, 1/2 और 1/3। जब हम इसमें देखेंगे कि 1/2 1/3 इनको जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5/6। तो ये भी एक परमेय संख्या है। तो मतलब रिजल्ट क्या बना, हमें रिजल्ट क्या याद रखना है कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर परमेय संख्या ही क्या होती है, प्राप्त होती है। अगला जो रिजल्ट हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि दो परमेय संख्याओं को घटाने पर, दो परमेय संख्याओं को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, 1/2 और 1/3 फिर से दो परमेय संख्या ले ली। 1/2 और 1/3 परमेय संख्या ली तो आंसर हमारा आया है 1/6, और ये भी एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो रिजल्ट याद रखना है कि दो परमेय संख्या को घटाने पर क्या परमेय संख्या प्राप्त होगी। अब हम यहाँ से परमेय संख्याओं के गुण धर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि परमेय संख्या के कुछ गुण धर्म होते हैं जिनके बारे में हमें समझना है। और अगर आपने परमेय संख्या के गुण धर्म समझ लिए तो आपकी जो 1.1 है वो वैसे ही आप सॉल्व कर दोगे बिना बताए, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। बस इसे बड़े हिसाब से और बड़ी अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है, पहला है इसका गुण धर्म क्रम विनियमितता। ये है क्रम विनियमितता का क्या मतलब होता है। ये क्रम विनियमितता जो होती है वो परमेय संख्या की योग और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। मतलब परमेय संख्या के योग में और परमेय संख्या के गुणन में क्या करती है, ये अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत फॉलो करती है क्रम विनिमयता। सबसे बड़ी बात है कि क्रम विनिमयता होती क्या है, तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मैं दो परमेय संख्या लेता हूँ, योग में करके देख लेते हैं। मैं दो परमेय संख्या लेता हूँ 3 और 5, ठीक है। अब मैं क्रम विनिमयता लगाता हूँ। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि किसी योग में क्रम विनिमयता लगाता हूँ 3 और 5, 3 + 5, अगर रिजल्ट 5 + 3 के बराबर है, कहने का मतलब है कि अगर आप A + B बराबर कर सकते हैं B + A, अगर ये रिजल्ट आ रहा है किन्हीं दो संख्याओं को लेकर, तो आप ये मान के चलें वो फिर उसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम देखें 3 और 5 कितने होते हैं, 8, और 5 3 भी कितने होते हैं, 8। मतलब ये रिजल्ट योग में तो वेरीफाई कर रहा है। अगर उसी तरीके से हम घटाने की कोशिश करें, 3 और 5 दो परमेय संख्या लेके घटाने की कोशिश करें, तो 3 - 5 और 5 - 3, ठीक है। 3 - 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना आएगा 2। क्या 2 और -2 एक ही होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो घटाने में तो नहीं चल रही है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब एक बार क्रम को चेंज करना है, ठीक है, विनिमय करना है एक तरीके से। अगर हम भाग में देखें, पहले रफ कर लेते हैं। अगर हम भाग में देखें, क्या भाग में ऐसा होगा, अगर भाग में देखेंगे तो 3/5, ठीक है, और 3/5, और यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 5/3। भाई क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम चेंज करना। तो 3/5, 5/3 क्या बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्या 3/5 बराबर होगा 5/3 के, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। तो भाग में भी नहीं चलेगा ये क्रम विनिमयता, ठीक है। अब हम गुणा की देख लेते हैं। अगर हम गुणा में लेते हैं कि 5 भी एक परमेय संख्या है, 3 भी एक परमेय संख्या है, तो 3 × 5 बराबर होना चाहिए 5 × 3 की। तो अगर हम देखें यहाँ से कितना आ रहा है, ये 15, और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 15। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्रम विनिमयता नियम है वो केवल और केवल योग और गुणा में कहीं ना कहीं अंतर्गत आएगा। तो वही इसमें कथन लिखा है कि जो परमेय संख्या होती हैं, जो क्रम विनिमयता होती है वो परमेय संख्या के योग और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। अब बात आती है सहचार नियम की, बात कर लेते हैं। तो सहचार नियम भी योग और किस पर, गुणन के अंतर्गत आएगा। तो हम योग और गुणन में ही देख लेते हैं। लेकिन सहचार नियम होता क्या है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो, मैंने अगर 3 परमेय संख्या ली A B C, इसमें क्या होता है, हमें 3 परमेय संख्या लेनी होती है, और हम योग की तरफ जाएंगे, योग की तरफ देखेंगे कैसे क्या होंगे। और 3 परमेय संख्या मैंने ले ली, 3 परमेय संख्या कोई सी भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले ली 1/2, 1/3 और 1/5, ये 3 परमेय संख्या ले ली, ठीक है। इसके आधार पर
अब क्रमबद्ध सहचार नियम क्या कहता है? सहचार नियम कहता है कि अगर a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बराबर होना चाहिए a प्लस में ब्रैकेट में b प्लस सी के, अगर ये अगर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये अगर इसके बराबर है तो ये सहचार नियम लग रहा है, और अगर इसके बराबर नहीं है तो सहचार नियम नहीं लग रहा है। तो हम देखते हैं 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/5, देखते हैं क्या बराबर होता है। फिर हम देखेंगे 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/5, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर करने जाएं तो आपको पता है कि एलसीएम ले लोगे 6 आ जाएगा, और 6 तो ये कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा दोस्तों, और ये कितना आ जाएगा भाई, ब्रैकेट पूरा सॉल्व करके आपको क्या देगा, 5/6 ही तो देगा, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/5। अगर हम देखें 1/2, ठीक है, और ये कितना दे देगा हमें, 5×3 = 15, और एक मिनट दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो एलसीएम आ गया 15, 3×5 = 15, 5×3 तो 8/15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8/15, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें आगे सॉल्व करें इसके, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इस तरफ वाले हिस्से की अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो इस तरफ वाले हिस्से की जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना होगा 25, और ये कितना होगा 6, और यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 30, और ये कितना होगा 15, और ये कितना होगा 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 31, 31/30, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 31/30, मतलब ये दोनों ही आंसर जो हैं वो लगभग बराबर आ गए। तो योग में सहचार नियम चल रहा है। सहचार नियम कहता है कि ऐसी कंडीशन इस वाली कंडीशन की क्या होनी चाहिए दोस्तों, बराबर होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, सहचार नियम कहते हैं। अब देखो गुणा में तो आपको पता ही, गुणा में हो ही जाएगा भाई, 1/2 इंटू में 1/3 ब्रैकेट के अंदर इंटू में 1/5 बराबर हो जाएगा किसके, अगर हम बराबर करना चाहें तो बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में ब्रैकेट में 1/3 इंटू में 1/5 के। भाई गुणा में अगर हम चेक करें तो ये बराबर ही हो जाएगा 1/6, और 6×5 = 30, और 5×3 = 15, 15×2 = 30, ठीक है। तो हमें क्या रूल याद रखना है कि जो सहचारता नियम है वो होता क्या है, तो सहचारता नियम में कोई भी 3 परमेय संख्या ली जाती हैं और उनको इस तरीके से चेक करना होता है, ठीक है, गुणा में भी और भाग में भी। और हमें ये भी याद रखना है कि जो सहचार का नियम होता है वो दोस्तों योग और गुणा के अंतर्गत होता है, वो योग और गुणा के क्या होता है दोस्तों, अंतर्गत होता है, ठीक है। हम शून्य की भूमिका की अगर हम बात करें तो परमेय संख्या के लिए शून्य की भूमिका योज्य तत्सम होती है। योज्य तत्सम क्या क्या मतलब होता है कि परमेय संख्या, किसी भी परमेय संख्या में जो आप शून्य जोड़ोगे तो वापस वही मिलेगा। जैसे मैं 3/5 में मैं जीरो जोड़ूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3/5। योज्य तस्मत का होता है, योज्य तत्सम का मतलब होता है कि वही वापस मिलना। मैं 2/5 में अगर मैं जीरो जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, -2/5। अगर मैं -5 में अगर मैं जीरो जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, -5। अगर मैं 4 में जीरो जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है तो यहाँ पर परमेय संख्या के लिए जो शून्य की भूमिका होती है वो योज्य तत्सम होती है, मतलब जुड़कर वही वापस आना क्या कहलाता है, योज्य तत्सम कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। बोला जा रहा है किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। मान लेते हैं कि एक परमेय संख्या, मूल परमेय संख्या मान लेते हैं कि मूल संख्या हमने मान ली कि 1/3, लेकिन उसने बोला है कि योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर, ठीक है, मूल संख्या के साथ क्या करने पर, योग करने पर, एक मिनट, मूल संख्या के साथ योग करने पर। अब ये जो योग होगा, योग करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही तो कंडीशन बताइए। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है कि जिसका मैं जोड़ूं और आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उसके लिए एक ही कंडीशन, मैं तुमसे जैसे बोलूँ कि 5 में प्लस क्या किया जाए आंसर 0 आए, भाई 5 में प्लस क्या किया जाए जिससे आंसर क्या आए, 0 आए। आंसर क्या है दोस्तों,
जीरो आना चाहिए। ऐसा क्या जोड़ा जाए 5 में? तो आप बोलोगे सर कि 5 में माइनस का 5 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 में अगर प्लस माइनस 5 कर देंगे तो 5 से 5 ये कैंसिल होकर आंसर क्या देगा? जीरो देगा, मतलब 5 से 5 घट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? माइनस का 1/3, जिससे आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि किसी भी संख्या का जब आप योज्य प्रतिलोम निकालने जाओगे, अगर एक्स बटे में वाई अगर कोई संख्या है तो उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो माइनस का एक्स अपॉन में वाई होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगले वाले टॉपिक पे, गुणात्मक प्रतिलोम पर। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको मूल संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होना चाहिए? एक मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी मूल संख्या, जैसे मैंने मान ली कि मूल संख्या मैंने क्या मान ली? 2/3 मान ली। ठीक है, क्या मान ली मैंने? 2/3, या हाँ कुछ भी मान लूँ, मैंने 2/3 मान ली। अब हमें क्या करना है, वो ये बोल रहा है मूल संख्या से गुणा कराने पर। अब हमें क्या करना है? गुणात्मक प्रतिलोम है। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब एक तरीके से ये होता है कि किसी संख्या का उल्टा करना। ठीक है, क्योंकि तभी आप किसी संख्या को उल्टा करके ही जब आप उसका गुणा कराएंगे तब जाकर आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? गुणनफल एक मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है कि मूल संख्या से गुणा करने पर। अब मान लो ये मूल संख्या है और गुणा करने पे हमें एक आना चाहिए, और वो एक ही कंडीशन पर आएगा जब इसका मैं उल्टा लिखूंगा। तो 2/3 का उल्टा कितना होगा? 3/2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गए, तब जाकर हमें आंसर एक बराबर क्या मिल जाएगा? एक मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या का उल्टा। अगर मैं आपसे बोलूं कि x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/x होगा। अगर मैं बोलूं कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/3 होगा। अगर मैं बोलूं कि 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3/5 होगा, क्योंकि इनका गुणा कराने पर तभी आंसर आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कल से अपन 1.1 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।